हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 23 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो सीबीआई के एक पहल से संबंधित है। तो सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभय नाम का एक एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये नागरिकों को आधिकारिक नोटिशों की पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद करेगा। आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, डिजिटल स्कैम बहुत ज़्यादा चला हुआ है। ऑनलाइन अरेस्ट और ऑनलाइन नोटिस भेजे जाते हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और उसके बदले पैसे जमा करने को कहा जाता है। तो लोग इसकी पुष्टि कर सके कि ये जो सीबीआई के नाम पे आपको नोटिस भेजा जा रहा है, या नकली पुलिस बन के जो लोग आपको अरेस्ट वारंट इशू कर रहे हैं, ये असली है कि नहीं, ये नोटिस असली है कि नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए ये अभय पोर्टल को, चैटबॉट को लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा। इस चैटबॉट को सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस सूर्यकांत, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये अभय चैटबॉट जो है, इसको सीबीआई ने इसलिए बनाया है ताकि उन लोग उन नोटिसों की असलियत की जांच कर सके जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्हें एजेंसी यानी कि सीबीआई ने जारी किया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो नोटिस असली है कि नहीं, सीबीआई के द्वारा रियल में इशू किया गया है कि नहीं, इस बात की जांच आप इस अभय नामक चैटबॉट के जरिए कर सकते हैं। भारत में साइबर अपराध का एक गंभीर ट्रेंड बन गया है आजकल ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आकलन के अनुसार साइबर अपराधियों ने ऐसे स्कैम के जरिए लगभग 54,000 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है कि कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम चल रहा है। इस बात को ये जो आंकड़ा है वो दर्शाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा लोग इसको। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क से संबंधित है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, इस पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क को बनाने का? तो इस पहल का उद्देश्य यही है कि सदियों पुरानी चट्टानों पर ही बनी नक्काशी, जिन्हें पेट्रोग्लिफ कहा जाता है, उसकी रक्षा की जा सके। कई बार आप लोग पहाड़ी एरिया में जाते होंगे तो देखते होंगे कि उस पर कुछ निशान, कुछ चित्र उकेरे होते हैं, तो उसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। तो उनको संरक्षित, पहले के लोग ऐसा करते थे, चूँकि कॉपी पेन होता नहीं था लिखने के लिए, तो चट्टानों का भी प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए। तो वो जो पहले की कलाकृतियाँ हैं, जो नक्काशी है की जाती थी जो पहले के लोगों के द्वारा पहाड़ों पर, चट्टानों पर, तो उसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। और उसी के संरक्षण के लिए लद्दाख के सिंधु घाट पर भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है। ये जो नक्काशी है ये पर्यावरणीय कारकों, मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है, और ऐसे में ये जो पहल है ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो प्रस्तावित पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है ये एक समर्पित स्थान के रूप में काम करेगा, जहां लद्दाख भर में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक शैल उत्कीर्णों यानी कि रॉक क्रेविंग्स का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो उत्कीर्णन हैं ये हजारों साल पहले चट्टानों पर उकेरे गए थे और प्रारंभिक मानव जीवन, संस्कृति और मान्यताओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये जो पार्क बनाया जाएगा ये लुप्त प्राय पेट्रोग्लिफ की रक्षा करेगा, सुदूर स्थानों पर मौजूद संवेदनशील कलाकृतियों को सुरक्षित स्थान पर हस्तांतरित करेगा, और साथ ही आगंतुकों यानी कि जो पर्यटक आएंगे उनके लिए एक शैक्षणिक और सुव्यवस्थित वातावरण भी तैयार करेगा। अब पेट्रोग्लिफ के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र और प्रतीक होता है ये, जिन्हें सीधे चट्टानों की सतहों पर उकेरा गया है, और ये मानवीय अभिव्यक्ति और संचार के सबसे शुरुआती रूपों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पहले चूँकि पेपर होते नहीं थे लिखने के लिए, तो लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का एक ये अच्छा साधन था।
तो उनको जो भी पिक्चर वगैरह बनाना होता था या अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना होता था या एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचानी होती थी, तो उसके लिए भी वो इस चट्टान का प्रयोग करते थे और चट्टान पे पत्थर वत्थर से, छोटे पत्थर से या किसी और चीज़ से अब ऐसा उकेरते थे चित्र और कुछ लिखते थे, निशान बनाते थे। तो उसी को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत की समृद्ध ग्राम पहल से संबंधित है, जिसका नेतृत्व दूरसंचार विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसको WSIS पुरस्कार यानी कि सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2026 के लिए सक्षम वातावरण श्रेणी में नामांकित किया गया है। ये जो सम्मान है, ये ग्रामीण समुदायों को बदलने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है और ये पहल भारत नेट की नींव पर आधारित है, जो दुनिया भर का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार का पहल है भारत नेट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहल एक अनोखे फिजिटल दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है गांवों में पहुंच और आजीविका में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को डिजिटल तकनीक के साथ मिलाना। इस पहल का मुख्य केंद्र जो समृद्धि केंद्र है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में वन स्टॉप सर्विस हब के रूप में कार्य करेगा और इन केंद्रों को कई आवश्यक सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाने के साथ साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य परामर्श, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाएं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से इनको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो पुरस्कार है WSIS यानी कि सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार, ये दुनिया भर से प्रभावशाली ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों को मान्यता प्रदान करता है। और सक्षम वातावरण श्रेणी में नामांकित होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि समृद्ध गांव को एक ऐसे मॉडल के रूप में मान्यता मिलती है जो डिजिटल विकास के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। तो इसी श्रेणी में, सक्षम वातावरण श्रेणी में, भारत की समृद्ध ग्राम पहल जो है उसका नामांकन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए समझौतों से संबंधित है। तो अभी ली जी म्यूंग भारत की यात्रा पे थे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हैदराबाद हाउस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद दोनों राष्ट्रों ने प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा तैयार की है। इस घोषणा का मुख्य हिस्सा क्या है? तो भारत और गणराज्य कोरिया की विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण जो दोनों देशों के द्वारा अपनाया गया है। किन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बंदरगाह और समुद्री बुनियादी ढांचा, इस्पात और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, जलवायु कार्रवाई और स्थिरता, और सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग। तो इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण आकर्षण है वो है भारत कोरिया डिजिटल ब्रिज, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और IT जैसी उभरती प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $27 अरब से बढ़ाकर $50 अरब तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस पार्टनरशिप के सहयोग से कई नए प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे एक आर्थिक सुरक्षा संवाद जो महत्वपूर्ण तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने भारत के नेतृत्व वाली पहलों जैसे ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडो पैसिफिक महासागर पहल में भी
भागीदारी की है। वहीं दूसरी ओर भारत भी ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट में शामिल होगा। तो ये दोनों देशों द्वारा ये सारी पहले की गई हैं। और इसके अलावा वर्ष 2028-29 को भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। तो ये महत्वपूर्ण समझौते भारत और दक्षिण कोरिया के बीच किए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लानिट। तो ये इस बार के विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करना। ये एक वैश्विक आयोजन है जिसमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान जैसी समस्याओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है। पहली बार कब मनाया गया इस दिवस को? तो 22 अप्रैल 1970 उस समय पहली बार मनाया गया और इसमें दुनिया भर के 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। तो ये विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित टॉपिक था। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।